कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बीजेपी के 3 काम: बैठक, भोजन और विश्राम। पार्टी इन दिनों विश्राम को छोड़कर दोनों कामों में लगी है, लेकिन सबसे ऊपर है भोजन, वो भी दलित के यहाँ। तो क्या ये माना जाए कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी इस लाइन पर बढ़ चली है? बीते कुछ महीनों से प्रदेश और देश से जो भोजन की तस्वीरें आ रही हैं, वो तो यही बयां करती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जहां भी गए हैं, दलितों के घर भोजन किया है। तो क्या इसके पीछे संघ का एजेंडा है? हालांकि बीजेपी तो इसे सामाजिक समरसता बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में केवल भोजन की परंपरा नहीं है, साथ में ही नेतृत्व देने की, साथ खड़ा करने की और साथ चलने की परंपरा है। हमारे यहाँ यदि हमारी टीम बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की टीम में सभी वर्गों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, यहाँ तक कि महिला शक्ति को भी हम लोग पूरा आरक्षण देते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो भी इस तरह की नजरों से बात करते हैं वो अपना चश्मा उतार दें, नहीं तो समाज उनको निश्चित रूप से बहिष्कृत कांग्रेस पार्टी को कर दे। बात अकेली बीजेपी की नहीं, बीते कुछ सालों में कांग्रेस भी इसी लाइन पर आगे बढ़ी है, लेकिन अब बीजेपी इस पर काम कर रही है तो कांग्रेस को इसमें सियासत नजर आती है। चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दलितों की याद आ जाती है। यदि सच्ची दलित वर्ग हितैषी है तो दलितों को योजनाओं का लाभ दें, और फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ दलित के वहाँ खाना खाते हैं, चांदी की थालियों में खाना खाते हैं, होटल से बुलवा के खाना खाते हैं। कांग्रेस को इस तरह की काट नहीं करनी। कांग्रेस का दलित प्रेम है। हम तो दलित वर्ग के घर बगैर बुलाए जाते हैं, भोजन करते हैं। हम इस तरह का दिखावटी शौचालय बनाना, फर्नीचर बनाना, 5 स्टार सुविधाएं करना, इस तरह के कृत्य हम लोग विश्वास नहीं करते। हर राजनीतिक पार्टी कहती यही है कि धर्म जाति के नाम पर वो सियासत नहीं करती, लेकिन तस्वीरें इसके ठीक उलट होती हैं। बीएसपी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं रहा और अन्य लोग इस वर्ग को अपने तरह से प्रयोग करने लगे हैं। तो क्या भाजपा समरसता के जरिए अपनी राह आसान करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा भोज नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या दलित के घर भोजन कर संघ की लाइन को आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर दलित वोट बैंक को साधने की है कवायद? भारतीय जनता पार्टी की भोज नीति क्यों कांग्रेस को लग रही है राजनीति? क्या दलित के घर भोजन करने से बढ़ेगी सामाजिक समरसता? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आपका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या पूरे देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के जो सूत्र वाक्य है उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित करती हुई नजर आ रही है, और वो नजर आ रही है भोजन के माध्यम से। अगर हम बंगाल की बात करें तो चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों JP नड्डा, चाहे वहाँ जो प्रभारी हों नरोत्तम मिश्रा, वो उनके दौरे में ये शामिल होता है कि वो लोग किसी एक दलित के घर जाएंगे और वहाँ भोजन करेंगे और उससे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनने समझने की कोशिश करेंगे। वही पैटर्न मध्य प्रदेश के अंतर्गत भ्रमण पर शिवराज सिंह चौहान जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, वी.डी. शर्मा जी ने अपनाया हुआ है। तो ये जो भोज नीति है शोषित वंचित पीड़ितों के घर पर खाना खाने की, अगर हम उसमें ये देखें कि वो अच्छी तरह से खाना खिला रहे हैं तो ये भारतीय जनमानस बहुत बेहतर से समझ सकता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का संस्कृति है, इस प्रकार का मानस है कि भले ही हम रूखा सूखा खा लें, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है या विशिष्ट व्यक्ति आता है तो हम पूरे पण प्राण से उसकी सेवा शुश्रूषा में जुट जाते हैं, और उसका ही परिणाम है कि अपने से कई बेहतर परिस्थितियों में हम उन्हें भोजन कराते हैं। तो ये हमारी सामाजिक संस्कृति का भाग है कि हम उन्हें अच्छी तरह से खाना खिला रहे हैं,
दलित होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को अच्छे से खाना नहीं खिला सकता, ये भाव हमारी संस्कृति में है। लेकिन जो लोग दलितों के यहाँ भोजन कर रहे हैं, क्या उनके अंदर वो भाव है कि वो उन्हें मुख्य धारा में शामिल करें, उनके उत्थान के लिए कार्य करें? बहुत सारी योजनाएं, लगातार कार्य भी हो रहा है, लेकिन दलित वर्ग अभी भी वोट बैंक बना हुआ है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। योगेश यादव जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, ये जो सामाजिक चेतना आपके अंदर जागृत होती है, भोजन करते हैं और वो भोजन आपको बहुत अच्छे से और अच्छी व्यवस्थाओं से कराते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो शोषित वंचित तबका है वो मेहमान नवाजी के लिए कई बार उधार ले लेगा, दूसरे लोगों से व्यवस्था कर लेगा, लेकिन मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। थोड़े में ही सही लेकिन अपना गुजारा होता है, वो अपना गुजारा करता है लेकिन मेहमान भूखा नहीं जाने देता। यही एक अद्भुत हमारी संस्कृति का सामंजस्य है। लेकिन उस व्यक्ति के उत्थान के लिए भोजन किया, फोटो सेशन हुआ और आप निकल लिए, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपको उसकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक भोज पर्यटन कर रहे हैं आप। देखिए नवीन जी, देश में एक पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस की जो दशा दिशा और जो आंखों की रोशनी है वो एक मक्खी की तरह हो गई है कि मनुष्य के पूरे स्वस्थ शरीर पर उसकी निगाह नहीं जाती है। अगर कहीं थोड़ी सी फुंसी हुई हो तो बार बार जाकर के उसको टच करेगी ताकि इस मनुष्य को कुछ दर्द हो। तो यही हाल अब इस देश की राजनीति में आज कांग्रेस का हो गया है। हमने तो पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमको इस बात की शिक्षा देता है कि समाज के अंतिम पंक्ति के भी अंतिम व्यक्ति का जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक इस देश में समरसता का भाव नहीं आएगा। अगर हम समरसता के भाव के साथ अगर हम उन वर्गों के पास जाना चाहते हैं जहां कभी कांग्रेस ने जाने की कोशिश नहीं किया, समाज के अन्य लोगों ने जाने की कोशिश नहीं की, वे भी हमारे समाज के अभिन्न अंग है, वे हमारे मित्र हैं, वे हमारे सामाजिक रिश्ते से सरोकार रखने वाले लोग हैं, वे हमारे साथ इसी माँ की गोद में पले बढ़े हैं, ही विरासत के अंग है वे। क्या उनको हम छोड़ दें? क्या कैसी बात ही कांग्रेस करती है? और कांग्रेस को ऐसी बात करना है, इसीलिए तो कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। तो हमको लगता है कि जो लोग इस भोज में राजनीति ढूंढते हैं, तो भगवान प्रभु राम के आदर्श से और चिन्हों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, प्रभु राम ने भी तो सबरी के जूठे बैर खाए थे। और प्रभु राम ने जब सबरी के जूठे बैर खाए तो राजा राम से सन्यासी राम, और सन्यासी राम से जब चल करके आए तो प्रभु राम हो गए। और भारतीय जनता पार्टी भी जब समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर के चलेगी तो निश्चित रूप से इस समाज की नंबर 1 की पार्टी, भरोसे की पार्टी, लोगों का भरोसा इस पार्टी में रहेगा। लोगों को लगेगा कि ये पार्टी मेरा अपना परिवार है, और हमको भी लगेगा कि हमारे परिवार में सभी प्रकार के फूल खिले हुए हैं। चाहे जिस फूल को हाथ लगाओगे सारे के सारे फूल आपको खुशबू से महका दें। जी योगेश यादव जी, आपको क्यों भोज पर्यटन और ये पब्लिसिटी स्टंट नजर आता है? नवीन जी आज के अंत्योदय विकास की योजनाएं जो प्रस्तुत की जा रही हैं, तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का एक नंबर है, और जिसको हम कह सकते हैं कि एक दिखावा है। क्योंकि वास्तव में यदि दलितों की बात करना है तो पहले कांग्रेस की नीतियों को अनुगमित करना की समस्या आ रही है। ये वॉइस में क्या हो, मैं जरा तब तक मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं और मैं आग्रह भी करूंगा कि आ गए हैं। बोलिए सर, ये थोड़ा जी योगेश जी बोलिए। कुछ तकनीकी कारणों से क्या है, लोगों के बीच तमाम उस समय उनके फोन एंगेजमेंट्स बहुत रहते हैं। अनिल जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी अपना रही है तो कांग्रेस इसकी बुराई तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि देखिए ये तरीका है, तरीका तो बताना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए चेतन जी, सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक समरसता के लिए ये चीज़ तो जरूरी है, और कांग्रेस भी यही करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। दरअसल कांग्रेस दलित वोट जो है वो शुरू से कांग्रेस का वोट रहा है चेतन जी,
और उस वोट में सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मध्य प्रदेश में भी सफलतापूर्वक किया। और उसी का कारण रहा कि 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार रही। एक ऐसी पार्टी की सरकार रही जिस पार्टी के विषय में यह कहा जाता था कि वो अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाती, बीच में ही गिर जाती है। लेकिन आप देखिए 15 साल की उसने पारी खेली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दलित वोट इनसे छिटका है और छिटक के कांग्रेस के पास आया। और यही परिणाम रहा कि पिछले आम चुनाव में आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने कई जगह इनको कड़ी चुनौती दी और कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब स्थिति यह होती है कि बासपा भी है, अगर बासपा भी उपचुनाव में नहीं होती तो निश्चित परिणाम चेंज हो जाते। तो अब एक बार फिर से, क्योंकि निकाय चुनाव आ रहे हैं, दलित वोटों को साधने का मौसम आ गया है। वो बात दूसरी है कि हमारी योजनाएं या सरकार की योजनाएं निचले धरातल पर ना पहुंच पाए या दलित ही बना रहे, उनका विकास ना हो पाए, उनको योजनाएं मिल ना पाए, योजनाओं के लाभ से वो वंचित रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन दलित वोटों को साधने के लिए कांग्रेस भी वही कवायद करती है और भारतीय जनता पार्टी भी वही कवायद करती है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैडर बेस पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये ज्यादा नजर आता है। वैसे भी ये एक संघ की विचारधारा है, संघ का एजेंडा है कि हम इनको साथ में लेके चलें, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव है, नगरीय निकाय के बाद पंचायत के चुनाव है, लगातार कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं और वो समय भी अब दूर नहीं है जब आम चुनाव सामने आ जाएंगे। तो ये सब चीजें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े अच्छे ढंग से इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। जी, अब इस पूरे मसले पर योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कह लीजिए, वैसे भी आपका सिग्नल भी कांग्रेस की तरह ही हो रहा है, थोड़ा वीक है, बताइए। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ वीक चैनल के लिए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक आवरण और एक दिखावा अलग नजर आता है। दलित उत्थान के लिए कांग्रेस ने क्या कार्य किया ये जग जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर है, और भारतीय जनता पार्टी के शिकूफे और नारे किस तरीके के होते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता था। आप बताओ, या मेरे ऊपर मत छोड़ो। क्या होता है, वैसे ही कोई कह रहा है बेकाऊ है, कोई कह रहा है टिकाऊ है। मैं तो अननोन आदमी हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आप मेरे नहीं बताओ, आप तो ये बताओ सब जानते हैं, मतलब मुझे अकेला शामिल नहीं करो, बहुत कष्ट है इस टाइम पर। नवीन जी, आपकी दृष्टि पैनी समीक्षात्मक दृष्टि, आप ये बताइए, चमचमाते हुए बर्तन में जो दलित के वहां जाकर भोजन करते हैं तो ये आडंबर और दिखावा नहीं तो क्या है? चमचमाते हुए बर्तन। मैं आपको सुनो योगेश जी, आप कभी मेरे गांव चलिए, मैं बहुत सामान्य सी पृष्ठभूमि का आदमी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरे घर में कोई अतिथि आता था तो हमारी माता जी और बाबू जी दोनों लोग तो एक जो बॉक्स होता है ना, संदूक खोलते थे, उसमें से वो सामान पीतल के, कांसे के वो बर्तन निकालते थे कि फला व्यक्ति को खिलान, जिनमें हम लोग शायद कभी खाते होंगे। तो ये हमारे यहाँ संस्कृति। आप उस चमचमाते बर्तनों पे क्यों, मतलब एक दलित अरेंज नहीं कर सकते क्या अतिथियों के लिए? ऐसे क्यों सोचते हैं आप? भारत के अंदर दलित ही क्या, सामान्य वर्ग की जो स्थितियां चल रही है, और चमचमाते हुए बर्तन, चमचमाते हुए नए गिलास और उसमें जोंगे और बिछाए हुए, आप जानते हैं जो पीड़ा लगाया जाता है, पीड़ा हम लोगों का घर के अंदर ये परंपरागत नहीं है। मैं कह रहा हूं जिस तरीके का आप शो करते हैं, आप एक फिल्म बनाते हैं तो फिल्म के अंदर आप सेट पर क्या क्या आवश्यक चीजें, सामग्री लाते हैं, जिसको फिल्म लाइन में प्रॉपर्टी कहते हैं, वो प्रॉपर्टी इकट्ठा की जाती है, चमचमाते हुआ पीड़ा, चमचमाते हुए बर्तन, तो ये सब एक तरीके से तैयार की गई सामग्री और एक आडंबर, एक फिल्म का निर्माण किया जाता है। और ये सब आर्टिफिशियल, अनिल श्रीवास्तव जी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि सब आर्टिफिशियल नजर आता है और लगता है कि दलितों के नाम पर ये एक दिखावा है, एक शिगुफा है। आप दलित उत्थान की बात करते हैं तो दलितों के बीच में जाइए। आपने बंगारू लक्ष्मण जी का क्या हश्र किया, भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए, ये जग जाहिर है। आप अच्छी तरह जानते हैं दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, और अब ये आप तमाशा दिखाते हैं क्योंकि आपसे दलित और बैकवर्ड दूर होता जा रहा है। अल्पसंख्यक के प्रति तो आपकी अवधारणा विश्वव्यापी, आप जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति आपकी क्या अवधारणा है। तो इस तरीके की बातें करना, दिखावा करना, इन छलावों में जनता नहीं आ पाएगी। मैं आपको नवीन जी इसलिए टारगेट कर रहा था, अनिल श्रीवास्तव जी को इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि आप टारगेट कर रहा है। नहीं, मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि आप पहली दृष्टि के समीक्षात्मक दृष्टिकोण के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको क्या तमाशा नजर नहीं आता? ये सब तमाशा है।
ये जो जग जाहिर है तमाशा नजर आ रहा है, सामने दिख रहा है कि ये नौटंकी हो रही है, चमचमाते हुए बर्तन है तैयार करके बैठाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, कालीन बिछाया जा रहा है। साहब कहाँ दलित के वहां कालीन है? सामान्य वर्ग के व्यक्ति, मध्यम वर्ग के परिवार के वहां कालीन नहीं है। महंगाई आजू बाजू से मांग लिया होगा, भाव तो है। चलिए खैर, मैं इस चर्चा में बना रहूंगा, लेकिन वक्त एक व्यवसायिक अंतराल का है। व्यवसायिक अंतराल के तुरंत बाद हम इस चर्चा में पुनः हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, इंडिया एजेंडा भोज नीति में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। तो चेतन जी, समस्या ये है कि जो आप सेट लगा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। उनका मानना ये है कि दलित के घर पे अच्छा थाली नहीं हो सकती, दलित के घर पर वो पीड़ा नहीं हो सकता और चमचमाते हुए बर्तन नहीं हो सकते, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि वो अरेंज तो कर सकता है, क्योंकि उसे अपने मेहमानों को एक दिन खिलाना है, ये अरेंज कर सकता है। उसके यहाँ नहीं होता होगा, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन क्या ये प्रायोजित है कि आप पहुंचा देते हैं ये सामान व्यवस्था, खाना भी होटल से मंगा लेते हैं? कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि वो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, वो सब मतलब ऑलरेडी सब मैनेज्ड है पूरा। नवीन जी, 3 फरवरी को हमने जो परंपरागत रूप से कृषि के उत्पाद करते हैं ना जी, और उसमें जो मायरे माताएं बहनें उसमें जो काम करती हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वर्ग के, उनको हमने हर स्तर पर अनुदान देने का नियम बना दिया है। इसी 3 फरवरी को किया है। और 3, 4, 5, 6, 7 जिस पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को इस देश का व्यापक एक गरीब क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र के दलितों की स्थिति मेरे योगेश जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार चलिए जरा हम सब देख करके आए। क्यों मानते हो कि मेरा दलित बंधु मुझको खाना नहीं खिला सकता, अच्छे जगह बिठा नहीं सकता, अच्छे बर्तन नहीं दे सकता? मैं सच कहता हूं योगेश जी, उसके खाने की मिठास, उसके भाव की मिठास ये 4 गुना हमारा स्वाद बना देती है। जिस प्रेम के साथ वो भोजन कराते हैं, क्यों किसी को अपमानित करते हो? वैसे भी अन्न का अपमान किसी भी स्तर पर ये ठीक नहीं माना गया हमारे यहाँ। तुलसीदास जी की कविता है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए करचन बरसे में। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहोगे तो आप मत जाइए, लेकिन मैं तो मेरे जाने से जहां पर लोगों को हर्ष होता है मैं तो 10 बार जाऊंगा। और निश्चित रूप से जिस भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते हैं, सामाजिक समरसता का भी एक अध्याय है। वो सामाजिक समरसता कैसे होगी? वोट बैंक के रूप में होगी क्या? जब चुनाव आएंगे, फसल काटने जाओगे तब होगी क्या? देश के राजनीति को इतिहास में दफन कर दोगे या इतिहास को राजनीति में दफन कर दोगे वोट की खातिर केवल? चलिए पूछ लेता हूं। कितनी बार संविधान में आपने संशोधन किया है? पूछ ले। चंद वोटों की खातिर जिसने बदले हो संविधान, वो चंद नोटों की खातिर जिसका नेता रोज बेचता हो ईमान, वो हमको सिखाने की बात करते। आप जिस धारा पर चल रहे हो चलिए, लेकिन हम समरसता के साथ उन वर्गों तक जाएंगे जिनको भारत में आज तक आपने केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। हम ससम्मान जाएंगे और ससम्मान उसको इस समाज में उचित स्थान पर प्रतिनिधित्व भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है कि इन बंधुओं को हम कैसे प्लेटफॉर्म पर आगे लेकर के आए, जो वर्षों से केवल लोगों का वोट बैंक होकर के काम करते हैं। इनको लेकर के आना और उनके माध्यम से इनके समाज समझ लेता हूं, अंतिम पंक्ति में ला करके अग्रेसित करके खड़ा करना, उनको बढ़ाना। ये समाज के लोग निकलेंगे, ये अपने समाज के लोगों का उत्थान करेंगे, ये हमारी रणनीति है। जी समझ लेता हूं। योगेश जी, चेतन जी चूंकि झुग्गी झोपड़ी
प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो झुग्गी झोपड़ी के इंसान को वो बहुत बेहतर समझते हैं कि उसके अंदर क्या भावनाएं रहती हैं, वो कितना अतिथि देवो भव के सुधे वाक्य का पालन करता है। बहुत उत्सव धर्मी और बहुत सामाजिक होते हैं हमारे जो शोषित पीड़ित वंचित वर्गों के लोग हैं। और आज़ादी के 70 साल बाद तक, अब 73, 74, 75 की संख्या में हैं, लेकिन वो हैं तो शोषित पीड़ित वंचित। और आज भी कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से सिर्फ उनको वोट बैंक बनाने की कवायद रही है। आपको ये क्यों लगता है कि ये प्रबंधित किया गया होगा, जो व्यक्ति है उसने उनको अरेंज नहीं कर पाया होगा, समाज से उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा? अगर वो 4 घर में जाएगा कि भाई हमारे यहाँ सीएम आ रहे हैं, थोड़ी चौकियाँ दे दो, खाने के अच्छे बर्तन दे दो, अगर उस पर नहीं है कालीन दे दो, ऐसा आपको क्यों लगता है कि उससे समाज, अगर उसके यहाँ कोई आ रहा है तो उसको सहयोग नहीं करेगा? या आपको ऐसा भी क्यों लगता है कि ये सारी व्यवस्थाएं पहले से की गई होंगी और सब कुछ प्री मैनेज्ड, प्री डिसाइडेड, प्री प्लान्ड है, पूर्व नियोजित है, पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों लगता है? नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी दलितों का अपमान कर रही है। कहीं ना कहीं से ये मैसेज कर रहे हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, हम आपके वहां खाना खाने आए हैं, ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बाकायदा पब्लिसिटी बुलाई जा रही है, बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया जा रहा है। अरे भाई, स्वाभाविक स्थिति है, देश आजाद हो गया है, सब लोग समान है, क्या दलित और क्या सवर्ण। आप ये जताना चाहते हैं कि आज भी दलित पिछड़ा है, आज भी दलित तो उत्थान के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं? अरे ये दिखावा नहीं, तमाशा नहीं तो क्या है? खाना खाइए, जाकर खाना खाई जाइए, इसकी जाकर पब्लिसिटी करने की क्या आवश्यकता है? मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि से आता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी का हमने निर्माण किया, आवासहीनों को पट्टे दिलाए, दलितों को पट्टे दिलाए। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम प्रदर्शन करें, ये काम कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। आज दलित कितना दुखी है, और दलित राहुल जी भी जाते हैं, हालांकि ये बात सही है कि जाते हैं, लेकिन वो मीडिया बुलाते नहीं होंगे, पहुंच जाती होगी। कई बार मीडिया पहुंच भी जाती है सर। देखिए, प्रायोजित मीडिया और स्वाभाविक मीडिया में अलग अंतर आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पब्लिसिटी में, नारेबाजी में और तमाशे में कितने माहिर हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं नवीन जी। प्रायोजित मीडिया और प्रायोजित मीडिया, बिल्कुल आप जानते हैं प्रायोजिक मीडिया का क्या परिभाषा होती है। अंत्योदय की बात करना है तो मैं आपको बोलता हूं, मुझे तो मीडिया की कोई, देखिए मेरे को तो एक ही परिभाषा समझ में आई कि प्रायोजित हो या स्वाभाविक हो, लेकिन जैसे ही आयोजित कुछ भी होता है दोनों ही मीडिया वहां पहुंचती हैं। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने भोज दिया, वहां भी डकार मारती नजर आई मीडिया। फिर कमलनाथ जी ने दिया, वहां भी डकार मारती नजर आई मीडिया। मतलब तृप्ति के भाव से दोनों जगह खाना खाया उन्होंने। अब इसमें नवीन जी, प्रायोजित और स्वाभाविक दोनों अब आपके हिसाब से होगी। मतलब मुझे तो ये लगा कि मीडिया तो दोनों जगह पहुंचती है, आप जहां जो बुलाएगा वहां पहुंचेगी मीडिया। अब आप उसे प्रायोजित आयोजित क्यों कह रहे हैं? नवीन जी, गरीब की थाली में एक सब्जी होती है, 4 चपाती होती है, आप अचानक पहुंच जाइए, बैठकर रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दाल हो तो दाल खाइए। इसको कहता हूं मैं गरीब की, दलित का भोजन। और दलित का क्या, पिछड़े वर्ग का क्या, सामान्य वर्ग क्या? आपने थाली को तो खाली कर दिया साहब। कहां सब्जी खरीद पाएगा? तेल 130 रुपए किलो हो गया। इनका प्रश्न, अब मैं आपके प्रश्न का जवाब लेता हूं। इनका कहना यह है सर, मैं आपका प्रश्न का, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। इनका कहना यह है, तो इनकी जो आपत्ति है योगेश जी की, वो ये है कि बता के मत जाइए, कैजुअली पहुंचिए, अचानक रैंडम जा रहे हैं रैली में, किसी के भी यहाँ चले जाइए, वो खाना खाइए। जैसे प्रद्युमन तोमर ने किसी से चने चवेने मांग के खाए थे, उस टाइप का भी ग्वालियर में एक आया है, बिजली मंत्री हैं, करते रहते हैं वो इस प्रकार के काम। कभी ठेले में धक्का लगा देते हैं, करते हैं वो। तो इनका कहना ये है कि आप पहले से मत बताइए, पहले से मत, हाँ वही पहले से मत बताइए कि वो पूड़ियां तल जाएं और वो व्यवस्था कर ले, अचानक पहुंच जाइए और फिर खाइए, ये है। अच्छा, मेरा कंसर्न सर ये है कि ऐसा कर दीजिए ना कि उसको जो 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं फ्री और ये तमाम सारी योजनाएं हैं, उसको सशक्त बना दीजिए कि वो आपको अच्छी, दलित की परिभाषाओं में ये जो पहले तो ये शब्द खत्म हो जाना चाहिए सर। अब हमारे समाज से जो ऊंच नीच की खाई है वो खाई पटनी चाहिए सर, और ये संख्या घटनी चाहिए। मेरा जो, इनके अलावा मेरा सुझाव ये है कि समाज का हर तबका ऐसा हो कि कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड है, वो उसकी कवर हो सके। 75 साल में ये नहीं सोच पा रहे हैं हम सर, इस पे उलझे हुए हैं कि उसके यहाँ चमचमाते गिलास कहाँ से आ गए, उसके यहाँ तो वो थोड़ा थाली में 4 वो ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा दाग वाग होने चाहिए थी, थोड़ी टेढ़ी टाप होनी चाहिए थी, उस टाइप का है थोड़ा।
देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उस देश के निवासी हैं जहां अतिथि देवो भवो का कहा जाता है, अतिथि को भगवान का रूप कहा जाता है। अब ये हमारे चेतन जी बड़े अच्छे ढंग से बता पाएंगे कि वो होटलों से खाना आता है, ये प्रायोजित आता है या घर से आता है, ये हमारे चेतन जी बता पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या चेतन जी ये है, सॉरी नवीन जी, ये है कि पिछले आप 15-17 साल का अगर रिकॉर्ड देखें हम हमारे मध्य प्रदेश का, तो इसमें सर्वाधिक शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अगर वास्तव में जिस ढंग से सामाजिक समरसता की बात हो रही है और सामाजिक समरसता को प्रदर्शित किया जा रहा है, अगर वो वास्तव में आत्मसात किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो आज मध्य प्रदेश में रामराज आ जाता नवीन जी। आज देखिए, आप सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहे हैं तो वो दलितों पे हो रहे हैं, और मैं कांग्रेस का बचाव नहीं कर रहा, ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रमण कर रहा, मैं तो सिर्फ इस बात से कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश का ही अगर हम उदाहरण लें तो मध्य प्रदेश में पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, और 17 साल बहुत होते हैं दलित वर्ग के उत्थान के लिए। आज भी आप देख लीजिए, लगातार दलित प्रताड़ित है, लगातार उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके प्रकरण बन रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जहां भारतीय जनता पार्टी दलितों के यहाँ भोजन को सामाजिक समरसता का प्रतीक और ध्येय वाक्य, ध्येय पथ करार दे रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये प्री प्लान ड्रामा है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन मेरा एक 3 शब्दों का सवाल है कि क्या ये भोज नीति राजनीति में लोक नीति बन पाएगी? अगर इसका सवाल हमारे राजनेता और नीति नियंता ढूंढ पाएं तो शायद इस समाज के लिए बहुत बेहतर हो। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।